सिर दर्द, चक्कर आना, ये चीजें अक्सर गर्दन की मांसपेशियों के असमान काम करने से जुड़ी होती हैं। अक्सर स्कैपुला उठाने और ट्रेपेजियस मांसपेशियां लगातार ऐंठन और अधिक काम में रहती हैं। और हाथों की कोई भी हरकत जब आप कुछ करते हैं या उठाते हैं तो उसके बजाय कि सब कुछ समान रूप से काम करे, डेल्टोइड मांसपेशी अपने तनाव के कारण स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी और ट्रेपेजियस मांसपेशियों में लगातार ऐंठन को उकसाने लगती है। तो आज हम आपके साथ ये समझेंगे कि इस गर्दन की मांसपेशियों में होने वाली लगातार ऐंठन को किस तरह दूर किया जा सकता है। आधुनिक इंसान की गर्दन की मांसपेशियां असमान रूप से विकसित होती है। खासकर गर्दन को पीछे ले जाने वाली मांसपेशियां कमजोर रहती है। ट्रेपेजियस और कंधा उठाने वाली मांसपेशियों में अक्सर तनाव और ऐंठन रहती है, जिससे दर्द होता है जो सिर के पिछले हिस्से में महसूस होता है। इसी वजह से खुद गर्दन पर भी ज्यादा दबाव पड़ता है, जिससे दर्द होने लगता है, चक्कर आते हैं, सिर दर्द होता है और याददाश्त भी कमजोर हो जाती है। दुर्भाग्य से ये सारी समस्याएं इन सभी प्रक्रियाओं के साथ जुड़ी रहती हैं। आज हम आपके साथ उन व्यायामों का एक सेट समझेंगे जिससे इन सभी समस्याओं को दूर किया जा सके और कैसे ऐसा करें कि हरकत करते समय डेल्टोइड मांसपेशी भी सक्रिय हो। ये गर्दन की ऊपरी मांसपेशियां नहीं, क्योंकि अक्सर गर्दन की साइड की मांसपेशियां यानी ऊपरी ट्रेपेजियस ज्यादा थक जाती हैं। स्कैपुला को उठाने वाली मांसपेशियां अलग अलग भार या सिर की हरकतों के दौरान, यहाँ तक कि स्थिर स्थिति में भी और हाथों की हरकतों के समय भी सक्रिय रहती हैं। यानी कोई भी शारीरिक गतिविधि जो हाथों और सिर की हरकत से जुड़ी हो सिर दर्द पैदा कर सकती है। मांसपेशियों का निचला हिस्सा जैसे निचली और मध्य ट्रेपेजियस व चौड़ी पीठ की मांसपेशी टोनस खोने के कारण विकसित होने पर भी समय पर तनाव नहीं ले पाती। और आज हम आपके साथ व्यायामों का एक सेट समझेंगे जिससे ये मांसपेशियां समय पर सक्रिय हो सके। हम आपके साथ इस व्यायाम सेट का सिर्फ कुछ हिस्सा करेंगे। पूरा सेट आपको विवरण में दिए गए लिंक पर मिलेगा। क्योंकि उसमें समय लगता है, वहां खुद व्यायामों का समय है, आप देखेंगे वो इस वीडियो से भी ज्यादा है। इसलिए जैसा कि मैं कर सकता हूं इतना लंबा वीडियो, फिर भी जो लिटरेटी है वे वहां देख सकते हैं। वहां सब कुछ विस्तार से समझाया गया है। हम आपके साथ उसमें से सिर्फ एक हिस्सा करेंगे और हम आपके साथ और भी करेंगे। हम समझेंगे कि टेंडन हेलमेट के क्षेत्र में, टेम्पोरल मसल के क्षेत्र में और सिर की मांसपेशियों के क्षेत्र में जो दर्द को भी बढ़ा सकते हैं, उनमें ऐंठन को कैसे दूर किया जाए। दोस्तों, मुख्य व्यायामों के लिए विवरण में लिंक देखें। वहां आपको पूरी एक्सरसाइज मिलेगी जिसमें गर्दन की मांसपेशियों के लिए भी होगी और पूरे कंधे के हिस्से यानी गर्दन और कॉलर जोन के लिए भी होगी, जैसे क्लिनिक में कहा जाता है। चलिए शुरू करें। सबसे पहले मैं आपको अपनी प्रैक्टिस का एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। एक मरीज ने इलाज के दौरान ऐसी कहानी बताई कि हम उसका इलाज कर रहे थे। मुझे अब याद नहीं क्या, मान लीजिए कमर का इलाज कर रहे थे। उसने बताया कि उसे भयानक सिरदर्द परेशान करते थे, जो काफी बार लगभग रोजाना होते थे। ये सिरदर्द उसके दिन के दूसरे हिस्से में शुरू होते थे। सिर में दर्द होता था और यह दर्द कभी पीछे, कभी कनपट्टी के पास बदलता रहता था। थोड़ी चक्कर भी आती थी। उसने कई तरह से इलाज करवाने की कोशिश की, लेकिन कुछ खास फायदा नहीं हुआ। और फिर एक दिन ऐसा समय आया। ये घटना 90 के दशक के उन कठिन दिनों में हुई थी, जब चारों ओर गुंडागर्दी का राज था और माफिया की आपसी लड़ाइयाँ बहुत आम थीं। और फिर किसी वजह से, मुझे याद नहीं कि किस वजह से, मुझे पता भी नहीं, असल में वह किसी से लड़ रहा था और उसका विरोधी उसके बाल पकड़कर ऐसे खींचा और उसी पल उसने चरमराहट की आवाज सुनी। उसे लगा कि उसके बालों का एक बड़ा सा गुच्छा उखड़ गया है, लेकिन बाद में उसने देखा तो बाल अपनी जगह थे, लेकिन चरमराहट काफी तेज थी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि लड़ाई का अंत इस तरह हुआ कि सब ने सुलह कर ली, आपस में समझौता हो गया और फिर वे कई सालों तक अच्छे दोस्त बन गए।
शायद किसने जीता या पता ही नहीं चला। और इसके बाद सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उस क्रंच के बाद भी सारे बाल अपनी जगह पर ही रहे। यहाँ तक कि इस जगह पर बाल और भी बेहतर तरीके से उगने लगे, बाकी हिस्सों की तुलना में ज्यादा लंबे होने लगे। लेकिन उसकी सिरदर्द पूरी तरह से खत्म हो गई। सोचिए, अब सवाल उठता है कि ऐसा क्यों हुआ? अगर वो बाल नहीं उग रहे थे तो वो क्रैकिंग आवाज क्या थी? बात यह है दोस्तों कि आपके सिर पर क्या होता है, लगभग हर किसी के पास, बल्कि मुझे लगता है कि हर किसी के पास एक हेलमेट होता है। चेक कीजिए, वो बालों के नीचे होता है। एक हेलमेट है, ये टेंडन वाला। अगर आप मोटरसाइकिल के शौकीन हैं और ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो वो पूछती है, हेलमेट कहाँ है? आप कह सकते हैं कि मेरे पास सिर्फ टेंडन वाला है, वो बालों के नीचे है। फिर वो आपको जाने दे सकता है या नहीं? ये एक संरचना है जो हमारे यहाँ दो मांसपेशी समूहों के बीच होती है, लेकिन कहा जा सकता है कि ये एक ही मांसपेशी है जो इस तरह के चपटी टेंडन से जुड़ी होती है, जो आपके खोपड़ी के ऊपरी हिस्से को ढकती है। पीछे हमारे पास जोड़ीदार ऑक्सीपिटल मांसपेशी होती है, यानी वो यहाँ होती है। यहाँ मांसपेशी का एक टुकड़ा है और यहाँ भी मांसपेशी का एक टुकड़ा ठीक आपके पीछे की तरफ होता है। ये कम सक्रिय होती है, कुछ लोगों में ये सिकुड़ नहीं पाती। अब हम जांचेंगे कि क्या ये आपके यहाँ गति में सक्षम है। और आगे यहाँ पर जोड़ीदार माथे की मांसपेशी होती है। ये वही है जिसे आप जानते हैं। जब ये सिकुड़ती है तो आपके माथे पर इस तरह की लंबी सिलवटें, धारियां बनती हैं, जैसे जब आप अपनी भौहें ऊपर उठाते हैं, कोई खास भावना व्यक्त करना चाहते हैं, जैसे कि हैरानी या नाराजगी। जैसे आप दोनों भौहें ऊपर उठाते हैं या फिर किसी एक भौं को भी इस तरह ऊपर उठा सकते हैं। ये तब होता है जब आप हैरान होते हैं, यह ज्यादा स्पष्ट होता है, या जब आप एक आंख से कहीं ध्यान से देखते हैं। और ये मांसपेशी दो हिस्सों में बटी होती है, आगे की तरफ माथे की, पीछे की तरफ सिर के पिछले हिस्से की। और ये दोनों दाईं और बाईं तरफ एक सामान्य टेंडन वाली झिल्ली से जुड़ी होती हैं, जो ऊपर से एक सपाट संरचना की तरह सिर को ढकती है। संभव है और सबसे अधिक संभावना है कि जब उस पर यह प्रभाव पड़ा, जब उसे बालों से पकड़कर जमीन से उठाने की कोशिश की गई और शायद वहां से उठाकर कहीं फेंकने की कोशिश की गई, इसी पल उस टेंडन वाली झिल्ली के हिस्से में ढीलापन आ गया, या वहां किसी हिस्से में ऐंठन थी और फिर ढीलापन आ गया और उस टेंडन वाली झिल्ली का तनाव सुधर गया, जिससे सिरदर्द में कमी आई। यह निश्चित रूप से कुछ सोचने पर मजबूर करता है कि सिरदर्द का इन सभी प्रक्रियाओं से कोई ना कोई संबंध जरूर है। तो दोस्तों, इसके अलावा हमारे सिर पर और कौन सी मांसपेशियां हैं जो सिरदर्द बनने में शामिल होती हैं? एक बड़ी कनपटी की मांसपेशी होती है जो यहाँ साइड में दाईं और बाईं दोनों तरफ होती है, और वो आप में भी है। ये चबाने वाली मांसपेशियों में आती है। चबाने के समय जब आप दांतों को दबाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सिकुड़ती है। इसमें रेशों की अलग अलग दिशाएं होती है। जबड़े की स्थिति के अनुसार इसकी एक या दूसरी तरफ की मांसपेशी ज़्यादा काम कर सकती है। और यह भी एक दिलचस्प शारीरिक संरचना है। शारीरिक विशेषता यह है कि यहाँ पर टेंडन का कवच और फैशिया, यह एक खोल की तरह है जो टेम्पोरल मांसपेशी को ढकता है। वे दोनों यहाँ पर एकदम पास में स्थित हैं, और टेम्पोरल मांसपेशी की फैशिया वह ठीक टेंडन के कवच से शुरू होती है, और अक्सर इसी जगह इन दोनों संरचनाओं के जुड़ने की जगह पर सीमित गतिशीलता वाले हिस्से भी बन जाते हैं। यह कुछ खास ऊतकों में खिंचाव पैदा करता है और यही सिरदर्द का कारण बनता है। सिरदर्द का एक कारण गर्दन की मांसपेशियों में तनाव भी हो सकता है। कौन सी गर्दन की मांसपेशियां तनाव में आकर सिरदर्द बनाती हैं? यह सब ऑक्सीपिटल मांसपेशियों का समूह है, जो कुछ छोटी छोटी मांसपेशियां होती है। पहली कशेरुका और खोपड़ी की हड्डी के बीच,
पहली और दूसरी कशेरुका के बीच और दूसरी कशेरुका और खोपड़ी की हड्डी के बीच होती है। वहाँ उनकी बहुत सी मांसपेशियां हैं। कैसे? जब ये मांसपेशियां ज़्यादा तनाव में आ जाती हैं, उस समय पीछे के सिर में दर्द होता है और साथ ही खांसी नहीं होती, चक्कर आना शुरू हो जाता है। सिर घुमाने पर या अचानक सिर पीछे झुकाने पर भी यही ऐंठन हो सकती है जो तेज चक्कर का कारण बनती है और आप होश भी खो सकते हैं, गिर सकते हैं। ट्रेपेजियस मांसपेशी में तनाव भी सिरदर्द का कारण बनता है। ये सिर के पीछे भी हो सकता है या कनपटी के पास भी हो सकता है। और उस मांसपेशी में तनाव जो स्कैपुला को ऊपर उठाती है, जो ऊपर के 4 कशेरुकाओं से शुरू होती है और स्कैपुला के कोने से जुड़ती है। यही सबसे आम कारण है जो सिरदर्द पैदा करता है। और इसे दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हर मामले में एक खास तरीका और खास कदमों की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि आप ठीक ठीक नहीं जान सकते कि कौन सा कारण है और किस वजह से दर्द हो सकता है, आप सब कुछ एक साथ आजमा सकते हैं और फिर देख सकते हैं कि किससे सबसे ज्यादा फायदा होता है। तो चलिए सबसे पहले सिर की कंडरायुक्त परत से शुरू करते हैं। कई लोग पहले ही खुद को सिर पर खींचने की कोशिश करते हैं। रुकें, बालों की जड़ों पर दया करें। ये करने की जरूरत नहीं होगी। सबसे पहले हम क्या आजमाएंगे? शुरुआत में हमें देखना होगा कि हमारे सिर की कंडरायुक्त परत की गतिशीलता अच्छी है या नहीं। इसके लिए आप अपने हाथों को अपने सिर के बालों वाले हिस्से पर रखते हैं, यहीं से लगभग उसी जगह से जहां आपके बाल उगते हैं, अगर अभी भी किसी के पास बाल है। अगर अब उस जगह पर बाल नहीं है तो याद करें कि कभी आपके बाल कहाँ उगते थे। हो सकता है कि आपके बाल अब यहां से शुरू होते हों या फिर बिल्कुल यहां से। बिल्कुल सही। लेकिन आप याद करें, अपनी बचपन की तस्वीरें देखें, इसी जगह पर। अपने हाथों को पहले बीच में रखें और सिर की त्वचा को पीछे की ओर सरकाना शुरू करें, इधर, पीछे और आगे, और देखें कि यह कहाँ ज्यादा आसानी से सरकती है। संभव है कि यह आगे की ओर ज्यादा आसानी से सरकती है और पीछे की ओर कम, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। अब दाएं बाएं सरकाएं, इसमें भी असमानता हो सकती है, एक तरफ आसानी से और दूसरी तरफ कम, या ये किसी दिशा में नहीं सरकती, जो और भी बुरा है। और इसी तरह आपको अपने सिर की मध्य रेखा यानी सेंटर लाइन पर ऐसे ही जांच करनी है, बस ऐसे, पूरे घेरे के चारों ओर, इसी पूरे इक्वेटर पर आपकी खोपड़ी का, यानी पहले सिर के ऊपर तक पहुंचना है, चारों दिशाओं में जांच करनी है। ये आगे पीछे और दाएं बाएं है। और इस तरह से आप केंद्रीय रेखा के साथ चलते हैं। सभी उंगलियां एक साथ रखें ताकि संपर्क का क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो। और इसी तरह से करें, पीछे आगे, बीच में से गुजरे, बस ऐसे ही, पीछे आगे। और तुरंत उन जगहों को नोट करें जहां त्वचा की गतिशीलता बेहतर है और जहां ये कम है। कुछ जगहों पर ये बिल्कुल भी हिल नहीं सकती, यहाँ पश्चकपाल हड्डी पर। अधिकतर मामलों में ये पुरुषों में साफ दिखता है। यहाँ पश्चकपाल हड्डी पर छोटा सा उभार होता है, लेकिन कुछ मामलों में ये ज्यादा स्पष्ट नहीं होता या कम स्पष्ट होता है, फिर भी थोड़ा सा महसूस किया जा सकता है। यही वो जगह है जहां फैशिया जुड़ती है, गर्दन की फैशिया, यहीं पर, जिससे बाद में, यानी कुछ मांसपेशियां भी, गर्दन की विभिन्न मांसपेशियों की फैशिया भी यहीं से शुरू होती है। यानी ये एक संरचना है जो यहीं होती है, और इस संरचना के पास अक्सर गतिशीलता में समस्या होती है। शुरुआत में आप देखेंगे कि इसका निचला और बगल का हिस्सा कम हिलता है। यानी सबसे पहले यह है कि आप केंद्रीय रेखा देखते हैं, आप उन हिस्सों को देखते हैं जो कम हिलते हैं। आगे चलकर आपको इन्हें याद रखना होगा और इन जगहों पर अलग अलग दिशाओं में काम करना सीखना होगा। यानी सबसे पहले
आगे पीछे, दाएं बाएं। और आप गोलाकार घुमाव भी कर सकते हैं, यानी एक दिशा में 10 बार घुमाया, फिर दूसरी दिशा में। मान लीजिए, चलिए एक जगह पर समझते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ इस जगह पर पाया ऐसा हिस्सा जो कड़ा हो और कम हिलता हो। यह हिस्सा दर्दनाक हो सकता है। और आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप आगे की ओर 10 बार मूवमेंट करते हैं। 8, 9, 10 हो गया। और मूवमेंट आप इस तरह करते हैं कि आपने आगे की ओर मूवमेंट किया, जैसे कि यहां तक, और 1 या 2 सेकंड के लिए अपने हाथों को इस पोजीशन में रोक लिया, फिर अपनी त्वचा को वापस ले आए। ऐसी 10 मूवमेंट्स आगे की तरफ की, फिर 10 मूवमेंट्स पीछे की तरफ, 10 मूवमेंट्स बाईं तरफ, 10 मूवमेंट्स दाईं तरफ की। यानी आपने त्वचा को आगे बढ़ाया, 1 सेकंड रोके रखा और फिर वापस ले आए, आगे बढ़ाया, 1 सेकंड रोका और वापस ले आए, और दूसरी दिशा में दाएं बाएं भी यही किया। आगे आप गोल गोल मूवमेंट्स करते हैं, एक ही दिशा में गोल गोल मूवमेंट्स। मतलब त्वचा पर नहीं, बल्कि आप अपनी उंगलियों से घुमाते हैं, लेकिन असल में आपको अपनी त्वचा को पकड़कर उसे अपने खोपड़ी के मुकाबले हिलाना है। एक दिशा में हिलाएं, दूसरी दिशा में हिलाएं। और अगर इस दौरान आपको कहीं दर्द महसूस होता है तो इसका मतलब है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं। आगे जब आप इसे कल या परसों दोहराएंगे तो दर्द कम होगा और गतिशीलता ज्यादा होगी। ऐसे हिस्से काफी ज्यादा हो सकते हैं। कुछ जगहें होंगी जहां बाकी की तुलना में ज्यादा मूवमेंट होगा, यानी ऐसे हिस्से जहां, उदाहरण के लिए, सिर के पिछले हिस्से के पास, ठीक उस जगह पर जो ऑक्सीपिटल हड्डी से थोड़ी ऊपर है, वहां अक्सर मूवमेंट थोड़ी ज्यादा होती है बाकी जगहों की तुलना में। इस जगह पर भी आप इन्हीं सभी हिस्सों को गोलाकार मूवमेंट से दोनों तरफ से अच्छे से काम करते हैं। यहाँ अक्सर ऐसा होता है क्योंकि बाकी हिस्सों में त्वचा और टेंडन की मूवमेंट कम होती है। इस जगह पर जहाँ मूवमेंट ज़्यादा होती है वहाँ हल्की सूजन बन जाती है, इसलिए यहाँ भी इन हिस्सों पर काम करना ज़रूरी है ताकि इस सूजन को दूर किया जा सके। अक्सर ऑक्सीपिटल हड्डी पर, खासकर मास्टोइड प्रोसेस के पास, यहाँ कान के पास वाले हिस्से में, यहाँ भी मूवमेंट बहुत कम होती है, पर्याप्त नहीं होती। यहाँ भी आपको दाएं बाएं, ऊपर नीचे हल्का हल्का मूव करना है, इन सब हिस्सों पर काम करना है, यानी ये जो जमे हुए हिस्से हैं। अब माथे की मांसपेशी और ऑक्सीपिटल मांसपेशी के बीच बहुत बार असंतुलन बन जाता है क्योंकि माथे की मांसपेशी ज़्यादा सक्रिय रहती है। यहाँ आगे की तरफ आप लगातार इसका इस्तेमाल करते हैं अगर आपने इन जगहों पर बोटॉक्स नहीं लगवाया है, और पीछे आपकी ऑक्सीपिटल मांसपेशी है वो लगभग निष्क्रिय रहती है। सवाल है, आप कैसे जांचें कि इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं? कहीं न कहीं लगभग 10% लोग अपने कान हिला सकते हैं और साथ ही साथ इस तरह की हरकत भी कर सकते हैं। मतलब खुद खोपड़ी, ये जो सिर का बालों वाला हिस्सा है, आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा पीछे इस तरह से हिल सकता है। एक बार हिल सकता है, एक बार हिल सकता है। ये दरअसल सिर के पीछे की मांसपेशियों का तनाव है जिससे माथे की मांसपेशियां ढीली हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले अगर आप हिलाना जानते हैं तो पहली कसरत यही है कि आप ये हरकत करते हैं। सिर के बालों वाले हिस्से को पीछे की तरफ थोड़ा सा खींचे, 1 सेकंड के लिए रोके, फिर ढीला छोड़ दे, फिर से खींचे, फिर ढीला छोड़ दे, फिर से खींचे, फिर ढीला छोड़ दे। अगर हरकत नहीं हो पा रही है तो फिर आप अपने हाथों की हल्की सी मदद लेते हैं, यानी उसे कसे और हाथों से अपने सिर के बालों वाले पूरे हिस्से को पीछे की तरफ खिसकाने की कोशिश करें। अगर बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि किसे कसना है तो बस अपने हाथों से पकड़े और सिर की त्वचा को पीछे की तरफ खींचे। ये हरकत करें, फिर आगे आगे पीछे, यानी सिर की त्वचा को हिलाएं। संभव है
कि कुछ लोग सिर की त्वचा को न सिर्फ आगे पीछे बल्कि दाएं बाएं भी हिला सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लोग नहीं मिले हैं। यानी एक तरफ, दूसरी तरफ, मतलब हमारे पास आगे पीछे की हरकत थी। और दूसरी हरकत जो करनी है वो है सिर के इस पूरे बालों वाले हिस्से की त्वचा को दाएं और बाएं खिसकाना, जैसे आप खिसका रहे हैं। एक तरफ खिसकाएं, रुके, फिर दूसरी तरफ खिसकाएं और रुके। अगला महत्वपूर्ण स्थान है वो जगह जहां टेंडन हेलमेट और टेम्पोरल मांसपेशी का जोड़ होता है। यहीं पर, इस जगह पर बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जो सिरदर्द के बनने पर असर डालते हैं, और इन जगहों को भी आपको एक तरफ से और दूसरी तरफ से जांचना चाहिए। यहाँ अक्सर मूवमेंट काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन कुछ हिस्से दर्दनाक और टाइट मिलते हैं और आप उन्हें कई तरीकों से ठीक करते हैं। अगर दर्द काफ़ी ज़्यादा है और आप पहली बार कर रहे हैं, तो आपको बस इतना करना है कि जैसे ही आपको दर्द वाला हिस्सा यहाँ मिल जाए, उस पर दबाव डालें और बस उसे पकड़े रहें। अगर अब दर्द बहुत तेज़ नहीं है, तो आप एक दिशा में 10 से 15 गोल घुमाव कर सकते हैं और दूसरी दिशा में भी 10 से 15 गोल घुमाव कर सकते हैं। इसी तरह से आप इन सभी हिस्सों पर काम करते हैं। ये हमारे पास ठीक वही जगह है जो टेम्पोरल हड्डी और टेंडिनस हेलमेट के बीच है। खुद टेम्पोरल मसल्स की भी मसाज की जा सकती है। टेम्पोरल मसल्स पर काम करने के लिए Берем हम मसाज के लिए रोलर लेते हैं। आप बॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वह थोड़ा ज़्यादा तेज़ असर करता है। अगर आपने पहले कभी नहीं किया है, तो बेहतर है कि मसाज रोलर से ही शुरू करें। हम दीवार के पास खड़े होते हैं, इसे इस तरह से रखते हैं और फिर इस तरह की हरकतें करते हैं और मसल्स की मसाज करते हैं। थोड़ा आगे दबाते हैं, थोड़ा पीछे। इसी तरह आप सही जगह पर असर डालेंगे। अगर टेंडन हेलमेट के टेम्पोरल फैशिया से जुड़ने वाली जगहों पर ज़्यादा दर्द वाले हिस्से मिलते हैं, तो उन पर थोड़ा ज़्यादा समय रुकें। एक तरफ से आप यह करते हैं, फिर घूमकर दूसरी तरफ भी वही करते हैं। आप यही चीज़ लेटकर भी कर सकते हैं, वैसे ही। आप खड़े होकर भी कोशिश कर सकते हैं, जैसे आपको सुविधाजनक लगे। दूसरा विकल्प है कि आप बॉल का इस्तेमाल करें, इससे और भी सटीक असर होगा। यहाँ भी आप इन सभी जगहों पर काम करते हैं। पहली बार बहुत जोर से करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ ट्रिगर पॉइंट्स थे और आपने उन्हें छेड़ दिया, तो ऐसी पहली प्रक्रियाओं के बाद दर्द हो सकता है। आप इसे सिर दर्द होने पर आजमा सकते हैं। कनपटी की मांसपेशी की ऐसी मालिश ये खासकर तब मदद करता है जब दर्द आपके कनपटी के इलाके में हो। ये है माथे की और पीछे की मांसपेशियां। इसी रोलर को आपने लिया, रखा और उसी तरह से पूरे माथे वाले हिस्से की मसाज की। फिर वो जगह जहां से आपके बाल शुरू होते हैं या कभी शुरू होते थे, उसी दिशा में, थोड़ा सा दूसरी दिशा में भी, दोनों तरफ से आप इसे अच्छे से करते हैं। साथ ही आपको एक कॉस्मेटिक प्रभाव भी मिलेगा। Под- फिर आप इसे सिर के पीछे रखते हैं, मतलब सिर के पीछे, नीचे नहीं, जहां हमने पहले सब ऑक्सीपिटल मांसपेशियों पर काम किया था, बल्कि सीधे सिर के पीछे जहां ऑक्सीपिटल मांसपेशियां होती हैं वहीं रखना है, और वे सीधे सिर के पीछे सिर पर ही होती हैं। आप चाहे तो एक तरफ की मांसपेशी पर अलग से भी काम कर सकते हैं। दूसरी तरफ भी ऐसे कुछ ज़्यादा दर्दनाक हिस्से मिल सकते हैं। वहाँ आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं और इन जगहों को आप दोनों तरफ से इसी तरह से धीरे धीरे मसाज करते हैं। यही चीज आप बॉल से भी कर सकते हैं। इससे असर और भी तेज और सटीक होगा। यहाँ आप दर्द वाली जगह ढूंढ सकते हैं, उस पर रुके और एक जगह फिर दूसरी जगह पर
थोड़ी देर दबाव बनाए रखें। फिर समय के साथ आप इसे मूवमेंट में भी कर सकते हैं अगर अब ये ज़्यादा दर्दनाक नहीं है। यानी यह सब इसी तरह किया जाता है। अक्सर ऐसा मांसपेशियों में ऐंठन के कारण होता है, क्योंकि मसाज के दौरान आमतौर पर ट्रेपेजियस मांसपेशी, गर्दन की मांसपेशियां और खोपड़ी के ये हिस्से ही मसाज किए जाते हैं। कई बार इन हिस्सों पर काम नहीं होता और वहां ट्रिगर पॉइंट बना रहता है। तो अब आइए एक और व्यायाम करने का समय है। हम आपके साथ कर लेते हैं ताकि ट्रेपेजियस और स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी को आराम मिल सके। स्ट्रेचिंग व्यायाम थोड़े समय तक असर करते हैं क्योंकि इन मांसपेशियों में अक्सर ऐंठन हो जाती है। ये या तो इसलिए होता है क्योंकि सिर बहुत आगे की ओर झुक जाता है, या इसलिए कि कंधे आगे झुक जाते हैं, या फिर इसलिए कि जब आप हाथ हिलाते हैं। डेल्टॉइड मांसपेशी हमेशा ट्रेपेजियस और स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी के साथ काम करती है। इस सब को कैसे हटाया जाए? दोस्तों, इस व्यायाम के लिए आपको रेजिस्टेंस बैंड चाहिए। इसे आप दरवाजे के ऊपर इस तरह से लगाते हैं, सावधानी से, ताकि यह अच्छी तरह से टिकी रहे। दीवार की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए। रबर बैंड, इसे हाथों में इस तरह पकड़िए, खींचिए ताकि इसमें थोड़ा तनाव आ जाए। और अब इस स्थिति में आप साइड में मूवमेंट करते हैं। यहीं पर पैरों को थोड़ा आगे ले जाइए, दीवार का सहारा लीजिए कूल्हों से, और आपके नितंब दीवार को छूले चाहिए। और कंधे की हड्डियां भी जितना संभव हो पैर आगे रखें। अब इस स्थिति से आप आगे की ओर मूवमेंट करते हैं, यहां तक और पीछे। आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे जाते हैं। इसमें मूवमेंट अपने आप हो जाता है क्योंकि नीचे खींचने पर वे अपने आप काम करने लगती है। यहां अब लोड उन मांसपेशियों पर आ जाता है जो कंधे के जोड़ से नीचे होती है। मतलब यहां जब आप आगे की तरफ मूवमेंट करते हैं तो छाती की मांसपेशी काम करेगी। ये सब डेल्टॉइड मांसपेशी के साथ मिलकर होता है। आगे पीछे मूवमेंट के दौरान मुख्य मूवमेंट डेल्टॉइड मांसपेशी करेगी। मिडल डेल्टा ये हमेशा थोड़ा तनाव में रहेगी। आगे की तरफ मूवमेंट करते समय डेल्टॉइड मांसपेशी का आगे वाला हिस्सा एक्टिव होगा। पीछे की तरफ मूवमेंट करते समय मुख्य मूवमेंट पीछे वाला हिस्सा करेगा। अगर हम ये मूवमेंट ऐसे ही करें तो अपर ट्रेपीजियस और स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशियां भी काम करेंगी, जो अक्सर ओवरलोड हो जाती है। यानी अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति भी ऐसे कई मूवमेंट्स करेगा, इससे स्कैपुला उठाने वाली मांसपेशी और अपर ट्रेपेजियस में स्पाज्म हो सकता है। हमें क्या करना चाहिए ताकि ऐसा ना हो, ताकि इस मूवमेंट के दौरान लोअर ट्रेपीजियस बेहतर तरीके से एक्टिव हो? इसके लिए हम इस तरह से खड़े होते हैं, रबर बैंड को खींचते हैं, और अब अगर हो सके तो या तो कोहनियों से या अपनी हथेलियों से दीवार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, और फिर हाथों को वापस यहां आगे ले आते हैं। पूरे समय देखिए हमारे पास रबर बैंड इसी तरह खिंचा हुआ रहता है। और यहां हमारे साथ ऐसा होता है कि डेल्टॉइड मसल के साथ साथ अब ऊपरी ट्रेपेजियस की जगह दूसरी मसल्स ज्यादा काम करने लगती हैं। ट्रेपेजियस के निचले हिस्से में पीछे मूवमेंट पर स्कैपुला आपस में जुड़ जाते हैं। सिर से दीवार छूने की जरूरत नहीं, सिर थोड़ा सा आगे की ओर झुका हुआ रह सकता है, लेकिन स्कैपुला को दीवार को छूना चाहिए, और नितंब भी। यहां आपने आगे पीछे मूवमेंट किया। इस व्यायाम के दौरान यहां तक कि 10 बार दोहराने के बाद भी आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में तनाव आ रहा है। ट्रेपेजियस का निचला हिस्सा, Jetzt यह निचली ट्रेपेजियस लगभग यहां स्थित होती है, आप जानते हैं, और पिछली डेल्टा। यहां और यहां आप इस मूवमेंट को दोहराते हैं, 10 रेप्स करते हैं, फिर आराम करते हैं। मुख्य तनाव आपके कंधे के ब्लेड्स के बीच निचले हिस्से में होगा, यहां तक कि कंधे के ब्लेड के निचले कोने से भी थोड़ा नीचे।
और पिछली डेल्टॉइड भी इस मूवमेंट में शामिल होगी। ये मूवमेंट, ये व्यायाम आप तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपकी गर्दन में ज़्यादा तनाव हो या दर्द हो। अगर सिरदर्द पीछे की तरफ है तो आप इस समय भी इसे आजमा सकते हैं। देखिए इससे मदद मिलती है या नहीं। ये ट्रेपीजियस मसल को आराम देता है और साथ ही डेल्टॉइड मसल पर काम करता है। और सबसे ज़रूरी बात, ये सही मुद्रा बनाता है। सही मूवमेंट का क्रम, यानी जब आप हाथ उठाएंगे तो सबसे पहले ट्रेपेजियस मसल्स नहीं बल्कि डेल्टॉइड मसल्स एक्टिव होंगी और वो आपके हाथ को बिना इन मसल्स की मदद के उठा पाएंगी। यानी ये कंधे की मांसपेशियों का बोझ कम कर देगा। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनकी यहाँ हमेशा बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। यहाँ तनाव की जगह अब आपके कंधे के ब्लेड्स के बीच में तनाव रहेगा और साथ ही ये आपकी पोस्चर पर भी अच्छा असर डालेगा। तो दोस्तों, आज हमने एक साथ गर्दन की थकी हुई मांसपेशियों को रिलैक्स करना और उन मांसपेशियों को सक्रिय करना सीखा जो हमारे शरीर में अच्छी तरह से विकसित नहीं हैं। ये न सिर्फ हमारी गर्दन और सिर पर बल्कि हमारे दिमाग की रक्त आपूर्ति पर भी अच्छा असर डालता है। एक बार फिर दोस्तों, ये सभी व्यायाम विस्तार से डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर है। वहां सब कुछ देखिए, सीखिए और आजमाइए। यहाँ शुरू किया व्यायाम सेट आपको वहां पूरी तरह मिलेगा, सभी मांसपेशियों के लिए, आगे और पीछे दोनों के लिए। और व्यायामों का ऐसा सेट भी है जिससे आपकी गर्दन की मांसपेशियां, ये ऊपर वाली नहीं बल्कि यहाँ नीचे की ट्रेपेजियस चौड़ी पीठ की मांसपेशी सक्रिय हो, ताकि गर्दन की मांसपेशियों पर ज्यादा दबाव ना पड़े। दोस्तों, अगली बार मिलेंगे, लिंक विवरण में है, देख ले।